हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि विभिन्न एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसा कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम इस समय चल ही रहे हैं और आगे हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, जो हम डेली बेसिस पर 12 to 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। और सबसे पहले देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। और ये जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न केवल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको। तो बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में आईएफएससी में एफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए यहाँ पर तो ये क्वेश्चन है, आईएफएससी कोड में एफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी एफ का मतलब क्या होता है। तो आपने देखिए, आप सभी के बैंक में अकाउंट्स होंगे और आपकी पासबुक में एक कोड लिखा हुआ होता है आईएफएससी कोड। तो कई बार आपने उस कोड को यूज भी किया होगा, बट हो सकता है आप उस कोड के फुल फॉर्म के बारे में ना जानते हो। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है वो ना जानते हो, और साथ ही साथ उसमें डिजिट्स का क्या मतलब होता है, कितने डिजिट का वो नंबर होता है, कितने डिजिट का वो कोड होता है आईएफएससी कोड, सभी के बारे में आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईएफएससी कोड के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये एक प्रकार का कोड होता है जो आरबीआई के द्वारा बैंक के ब्रांच को दिया जाता है। ये कस्टमर से रिलेटेड कोड नहीं होता, ये बैंक का कोड होता है आईएफएससी कोड, जो आरबीआई के द्वारा बैंक की ब्रांच को दिया जाता है। और ये जो होता है ये 11 डिजिट यानी 11 डिजिट का ये कोड होता है आईएफएससी कोड। और ये होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब इसमें सभी लेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। इसे ही हम कहेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है आईएफएससी कोड। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई एसबीआई का आईएफएससी कोड होगा तो उसका नंबर SBIN 012345 इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाते हैं। आपके 11 डिजिट का ये नंबर होता है। और जो देखिए जो ये 4 डिजिट है ये बताती हैं बैंक के बारे में, यानी ये होता है बैंक का कोड, यानी किस बैंक में आपका अकाउंट है। और उसके अलावा ये जो लास्ट के 6 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स हैं ये होते हैं ब्रांच का कोड, यानी किस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसको बताते हैं ये लास्ट के 6 नंबर्स। और ये जो बीच में 0 होता है ये हमेशा 0 रहता है, यानी एब्सोल्यूट 0 होता है ये हर एक आईएफएससी कोड में। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है आईएफएससी कोड के बारे में। उसके अलावा और भी कई सारे हमारे बैंकिंग से रिलेटेड कोड होते हैं, जिनमें MICR कोड भी होता है। ये होता है हमारा 9 डिजिट का कोड होता है MICR कोड। उसके अलावा स्विफ्ट कोड भी होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। और ये होता है 8 और 11 डिजिट, यानी 8 या तो 11 डिजिट का ये नंबर होता है स्विफ्ट कोड। उसके अलावा पैन कार्ड, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, पैन कार्ड हमारा 10 डिजिट का नंबर होता है और आधार कार्ड 12 डिजिट का नंबर होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है, तो आप वहाँ पर सही आंसर करेंगे 11 डिजिट। अब यहाँ पर आईएफएससी में एफ का यूज किसके लिए किया गया है? फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बसाया गया था दिल्ली का दूसरा शहर सीरी? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और उसी ने ही दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है अलाउद्दीन खिलजी, और इसने ही दूसरा शहर सीरी बसाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। और वैसे भी जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है या जो भी मिडाइवल हिस्ट्री है, सभी के बारे में डिटेल में हमने सभी टॉपिक्स को कवर किया, यानी पूरी सीरीज को हमने कवर किया है। क्रम से आप उन्हें भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से
होकर गुजरती है और ये सभी राज्य जो स्थित हैं ये कहीं ना कहीं उत्तर भारत में स्थित राज्य हैं और इन्हीं से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप यहाँ पर इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर कर्क रेखा की पोजीशन आपको पता है तो आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन पहले ही गलत कर सकते हैं, जैसे कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर है, ये सभी हमारी पेनिनसुला रिवर है यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो यहाँ पर तो इनका कर्क रेखा के उत्तर में तो इनका मुहाना स्थित नहीं होगा। यानी कर्क रेखा के उत्तर में उसी नदी का मुहाना स्थित होगा जो कि नॉर्थ इंडिया की रिवर होगी। और यहाँ पर एक ही रिवर है जो नॉर्थ इंडिया की रिवर है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी का मुहाना ही कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और ये यहाँ पर अरब सागर में जाकर गिरती है, सिंधु रिवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित था। देखिए प्राचीन बंदरगाह, कई सारे प्राचीन बंदरगाह पहले हुआ करते थे। ये चारों नाम आप जो देख रहे होंगे इनका आज कोई अस्तित्व तो नहीं है। आज आप जो पोर्ट पढ़ते हैं उनमें आप जो हमारे न्यू पोर्ट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे जो हमारा कांडला पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है, मार्मागोवा, सभी पोर्ट हैं। इनमें देखिए कोई भी ऑप्शन आपको इस प्रकार के पोर्ट्स की जानकारी नहीं देता, यानी ये सभी हमारे एंशिएंट काल के पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। तो इनमें आपको बताना है कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। सबसे पहले अगर हम बात करें मालाबार तट, तो ये कौन सा तट है। तो देखिए हमारा जो भारत है उसका जो पश्चिमी भाग है यानी जो वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, पश्चिमी तट वाला एरिया है, उसी को हम कहते हैं मालाबार तट। उसके अलावा एक और तट आपने सुना होगा, कोरोमंडल तट। और ये जो तट है ये हमारा पूर्वी तट है यानी ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है कोरोमंडल तट, और जो मालाबार तट है वो है हमारा पश्चिमी तट। और आज के अगर हम मालाबार तट पर स्थित जो हम पोर्ट देखें तो उनमें आप देखेंगे मार्मागोवा है, ऊपर गुजरात में कांडला पोर्ट है, ये सभी हमारे वेस्टर्न घाट वाले एरिया में स्थित पोर्ट है, मालाबार तट में स्थित पोर्ट है। लेकिन जो प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था इसी तट पर वो था हमारा मुजरिस। तो मुजरिस जो बंदरगाह था वो मालाबार तट पर स्थित बंदरगाह था, जिसे एक प्राचीन बंदरगाह की श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, यानी कौन सा जो डैम है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागार्जुन सागर। तो जो नागार्जुन सागर डैम है ये आपका बना हुआ है कृष्णा रिवर पर। और इसको याद करने की एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, कृष्णा रिवर यानी कि कृष्ण, और डैम वाले में क्या है नागार्जुन, यानी ये इट्स लाइक साउंड अर्जुन। तो कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण रिलेटेड हैं अर्जुन से, तो इसीलिए जब आपके सामने आए नागार्जुन सागर डैम आप वहाँ पर कृष्णा रिवर इसका सही आंसर देंगे। उसके अलावा जो हीराकुंड डैम है ये आपका महानदी में बना हुआ डैम है। उसके अलावा जो टिहरी डैम है ये आपका उत्तराखंड में स्थित डैम है। उसके अलावा जो भाखड़ा नंगल बांध है ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ डैम है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। और टिहरी बांध उत्तराखंड में, महानदी कहाँ है उड़ीसा में, तो हीराकुंड डैम उड़ीसा में स्थित है। और उसके अलावा भाखड़ा नंगल डैम आपका सतलज हिमाचल प्रदेश पंजाब के आसपास वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी के संदर्भ में स्तनपायी यानी मैमल्स शब्द एक क्या है, कुल है, संघ है, गण है या वर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा वर्ग। यानी हम जैसे पढ़ते हैं पक्षी वर्ग है वो अलग रहता है, जो मैमल्स वर्ग है वो अलग रहता है। तो वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो मैमल्स है वो एक प्रकार का वर्ग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, हम इसे कह दें या हम इसे हिस्ट्री से रिलेटेड भी कर सकते हैं। निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया, यानी बाबू शब्द का इस्तेमाल अपने नाम से पहले किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा जगजीवन राम, यानी इन्हें हम कह सकते हैं बाबू जगजीवन राम। तो इन्होंने ही अपने नाम के पहले बाबू शब्द का उपयोग किया। और ये कौन है जगजीवन राम, तो ये जो भारत का 1947 में पहला मंत्रिमंडल था उसमें श्रम मंत्री हुआ करते थे जगजीवन राम, और इन्होंने ही अपने नाम के पहले बाबू शब्द का उपयोग किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें की एक किरण है, यानी कैथोड किरणें किस प्रकार की किरणें होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन होती हैं या पॉजिट्रॉन होती हैं या न्यूट्रॉन होती हैं या प्रोटॉन होती हैं। तो कैथोड किरणें किस प्रकार की, तो
तो देखिए 2 प्रकार की किरणें हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत भी और केमिस्ट्री के अंतर्गत भी, कैथोड किरणें और एनोड किरणें। तो जो कैथोड किरणें होती हैं इनमें चार्ज होता है माइनस, एनोड किरणों पर चार्ज होता है प्लस। तो यानी जो कैथोड किरणें होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉन होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी जो माइनस आवेश हमको देखने को मिलता है, और इसी प्रकार से कैथोड किरणों में भी माइनस ऋणात्मक आवेश हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि, यानी जो अष्टमुड़ी एक लेक है यानी झील है, और इसे एक वेटलैंड्स का दर्जा भी दिया गया है, आर्द्र भूमि का दर्जा भी दिया गया है। तो जो अष्टमुड़ी लेक है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। केरल में स्थित ये एक झील है अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि। तो इसको भी आपको याद रखना है, किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? तो ये एक प्रकार की उपाधि है जो किसे दी गई ये आपको बताना है। ये दी गई थी शाहजहां के द्वारा। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम्स में आपसे पूछा गया था। यहाँ पर नाम आधे अधूरे दिए हुए, यानी आधा आधा नाम दिया हुआ। ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों यहाँ पर शाहजहां के ही पुत्र हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें एक था दारा शिकोह, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको दारा केवल यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा शाह शुजा, फिर औरंगजेब और मुराद। तो ये सभी शाहजहां के ही पुत्र थे, और शाहजहां ने ये सुल्तान बुलंद की इकबाल की जो उपाधि है वो दी थी किसे? दारा शिकोह को ये उपाधि दी थी। और शाहजहां चाहता भी था कि मेरे बाद, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह ही था, तो शाहजहां भी चाहता था कि मेरे बाद मेरा पुत्र यानी दारा शिकोह ही सुल्तान बने, मुग़ल वंश का अगला शासक बने। बट औरंगजेब के बारे में आपने पढ़ा ही है, हमने आपको पढ़ाया मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत। एक क्रूर शासक हुआ औरंगजेब, और इसने अपने पिता को भी बंदी बना लिया, और इसने अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिए। सभी भाइयों की इसने हत्या कर दी और खुद ही अगला मुग़ल सम्राट बन जाता है। तो ये जो उपाधि है किसे दी गई थी? दारा शिकोह को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोज डेज जिस उपन्यास का अनुवादित संस्करण है। तो देखिए दोज डेज का इंग्लिश में, यानी ये इंग्लिश में अनुवाद इसका किया गया है। कोई और उपन्यास ये हुआ करता था, तो जो मूल उपन्यास था उसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है सुनील गंगोपाध्याय। तो सुनील गंगोपाध्याय के द्वारा उपन्यास लिखा गया था, उसी का इंग्लिश रूपांतरण है दोज डेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो आपको इनका जो काल है, इनका जो शासनकाल रहा जब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 84। देखिए पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि 84 के आसपास इंदिरा गांधी यहाँ पर इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री हुआ करती थी, यानी मृत्यु ही उनकी हुई थी 1984 में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 1964 से 1966। मात्र 2 साल लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि बीच में ही इनकी रहस्यमय तरीके से ताशकंद समझौते के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री है। और अभी ये अपना जो बर्थडे है वो शेयर करते हैं किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की यहाँ पर जन्मतिथि होती है। तो 1964 से 1966 2 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो ये हमारे ऑल ओवर 12 क्वेश्चन थे, और ये हमारा आज की यानी 14 नंबर की क्लास थी, यानी ये सेट 14 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। उसके पहले हमने CHSL के 10 सेट कंप्लीट किए थे, और अब आगे हमारी 2 सीरीज पैरेलल चलने वाली है। यानी एक सीरीज के अंतर्गत तो हम SSC CGL 2021 के GK क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 20 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है, तो 20 सेट ही हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो एक तो ये सीरीज बीच बीच में आपको इसके वीडियोज मिलते रहेंगे, SSC CGL 2021 के जो GK क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। और उसके अलावा जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, जो जियोग्राफी सीरीज है वो भी आपको बीच में इसके भी वीडियोज मिलते रहेंगे। और आप देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर सभी चीज़ों की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, यानी कोई भी आपको ज़्यादा वहाँ पर ढूंढने में, उस कंटेंट को ढूंढने में मेहनत नहीं करनी है। सभी चीज़ों को पहले ही अलग कर दिया गया है प्लेलिस्ट में। और जैसे ही ये सीरीज भी हमारी आएंगी, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी, तो आप
उन चीज़ों को अवेल करें, अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करें, क्योंकि हम ये प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे सकें और वो हम अभी तक देते रहें। तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।